महिला जिसकी उम्र लगभग 65 साल होती है, जो छड़ी के सहारे चला करती है दोस्तों, वो हर दिन कोर्ट के सामने बैठी रहती है और कोर्ट की तरफ निगाहें गड़ाती रहती। वहां पर जो भी अधिवक्ता यानी वकील वगैरह जो भी आते तो उस बूढ़ी औरत की तरफ देखते चले जाते। कोई तो यहां पर उसे कुछ पैसे दे देता और कोई यहां पर उसका तिरस्कार करके वहां से निकल जाता। दोस्तों, एक दिन का वाकया होता है जब कोर्ट के अंदर बहुत बड़ी सुनवाई चल रही होती है, तभी ये बूढ़ी औरत उस कोर्ट के अंदर प्रवेश करती है। तो यहां पर लोग बाग इसकी तरफ देखने लग जाते हैं और जैसे ही ये कोर्ट के अंदर आगे बढ़ती है, जो यहां पर जज साहब होते हैं वो भी इस बूढ़ी औरत को देखकर खड़े हो जाते हैं। अब चारों तरफ वकीलों के जो जहन में सवाल होते हैं कि इस बूढ़ी औरत में ऐसा क्या है जो जज साहब भी इसे देखकर खड़े हो गए। दोस्तों, क्या था पूरा मामला? अगर आप लोग भी पूरे मामले को डिटेल से जानना चाहते हैं तो वीडियो को जरा सा भी स्किप ना करें। कौन थी ये बूढ़ी औरत, आइए जानते हैं पूरा मामला। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज राहुल रावत के साथ। दोस्त, आज की जो हकीकत की घटना आप लोगों को बताने जा रहा हूं, ये राजस्थान के जयपुर के अंदर एक कोर्ट है और उसमें सुनवाई चल रही है। कोर्ट नंबर 3 और जिसके जस्टिस यानी कि न्यायाधीश हैं राजेश अग्रवाल जी। 11 बजे वो अपने कोर्ट के अंदर पहुंचते हैं। वहां पर तमाम वकीलों की भीड़ लगी हुई है, पत्रकारों की भीड़ लगी हुई है। यहां पर आज एक बहुत बड़ा फैसला होने वाला है। दोस्तों, यहां पर जो जज साहब हैं राजेश अग्रवाल जी, वो अपने जो सिक्योरिटी गार्ड हैं उनको अपने पास बुलाते हैं और यहां पर उनसे कहने लगते हैं कि बाहर जो बूढ़ी औरत है जो यहां पर हर दिन बैठी रहती है, उसे कोर्ट के अंदर बुलाकर लाया जाए। दोस्तों, यहां पर जो वकील इसी तरह से जज साहब के मुंह की तरफ देखने लगते हैं कि यहां पर इस बूढ़ी औरत को ये क्यों बुला रहे हैं, ये तो भिखारिन है, इससे इस केस का क्या मतलब है। दोस्तों, अब यहां पर जो सिक्योरिटी गार्ड होते हैं वो बूढ़ी औरत के पास पहुंच जाते हैं और उससे कहने लगते हैं कि अम्मा, न्यायाधीश ने आपको बुलाया है, आपको कोर्ट के अंदर चलना पड़ेगा। यहां पर वो बूढ़ी औरत जैसे तैसे करके अपनी छड़ी उठाती है और बिना कुछ सोचे हुए सीधी घबराती हुई उस कोर्ट के अंदर प्रवेश करती है। और जैसे ही ये बूढ़ी अम्मा कोर्ट के अंदर प्रवेश करती है तो सभी लोग इसको तिरस्कार भरी नजरों से देखने लगते हैं कि ये है कौन, किस लिए यहां पर जज साहब ने इसको बुलाया है। जैसे ही ये आगे बढ़ती है, जज साहब खुद खड़े हो जाते हैं और इसको हाथ जोड़कर प्रणाम करते हैं और कहते हैं कि आप यहाँ पर सीट पर बैठ जाइए। दोस्तों, अब यहाँ पर जज साहब इस बूढ़ी औरत से कहने लगते हैं कि अम्मा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपकी एक सीख ने मुझे यहाँ तक पहुँचा दिया। लेकिन आपकी कहानी क्या है? आप हर दिन कोर्ट की तरफ क्यों देखती रहती हो? आपके साथ में हुआ क्या है? तो यहाँ पर वो बूढ़ी आंखें नम हो जाती हैं और नम आंखों से वो बूढ़ी औरत कहने लगती है कि जज साहब, मैं क्या ही बताऊं, मेरे साथ में बहुत ही गलत हुआ है। दोस्तों, यहाँ पर जज साहब उससे पूछने लगते हैं कि तुम सच सच बताओ कि तुम्हारे साथ में हुआ क्या है। तो यहाँ पर वो बताती है कि मेरा नाम रमा देवी हुआ करता था और मैं यहाँ की अधिवक्ता थी, इसी कोर्ट के अंदर मैं भी बैठा करती थी। साल 2006 का वाकया होता है जब इसी की बेटी जिसका नाम प्रीति होता है, वो एक घोटाला करती है, एक निर्माण करती है और निर्माण में घोटाला कर देती है और वो सारे कागज यहाँ पर इसी अधिवक्ता रमा देवी के नाम होते हैं। दोस्तों, रमा देवी को फंसा दिया जाता है और रमा देवी जेल के अंदर चली जाती है। यहाँ पर वो अपील भी दायर नहीं करती, वो सोचती है कि शायद उसकी बेटी ने कुछ सोचकर ही ये किया होगा और जब वो वापस आएगी तो उसकी बेटी उसे अपना लेगी, उसे गले लगाएगी। लेकिन ऐसा होता नहीं। जब रमा देवी जेल से वापस आती है, जो उसकी बेटी होती है उसके घर, उसके सारे सामान को, संपत्ति जो भी होती है उसको बेच बाच कर कहीं यहाँ से दूर जा चुकी होती है। दोस्तों, अब रमा देवी यहाँ पर पागल सी हो जाती है और भिखारी के भेष में उसी दिन से यहां पर घूम रही होती है। दोस्तों, जज साहब जब ये पूरा वाकया सुनते हैं, वकील भी पूरा वाकया सुनते हैं, जो अब तक इस औरत को तिरस्कार भरी नजरों से देख रहे थे, वो नजरें अब एकदम यहां पर अलग ही तरीके की होने लगती हैं। वो कहने लगते हैं कि इनको न्याय मिलना चाहिए। दोस्तों, अब ये केस दोबारा से रीओपन हो। अब इस कोर्ट के अंदर ही खुशफुसाहट होने लगती है कि रमा देवी तो निर्दोष है और इसके साथ न्याय होना चाहिए। क्यों?
क्योंकि जो उसका अधिवक्ता यानी वकालतनामा होता है, जो वकील वो थी, उनका जो पट्टा था वो भी रद्द कर दिया गया था। अब यहाँ पर दोबारा से उस केस को रीओपन किया जाता है और इस केस की सुनवाई राजेश अग्रवाल करने लगते हैं। दोस्तों, जब पूरी सुनवाई होती है, यहाँ पर रमा देवी पूरे सबूत दिखाती है, तो इसकी बेटी प्रीति उसके खिलाफ वारंट जारी कर दिए जाते हैं, क्योंकि वो वहाँ पर दिखाई नहीं देती और यही कहा जाता है कि उसे पकड़कर हमारे सामने हाजिर किया जाए। दोस्तों, एक दिन ऐसा भी आ जाता है कि यहाँ पर जो प्रीति है एक बहुत बड़ी गाड़ी से सूट बूट के साथ इस कोर्ट के अंदर प्रवेश करती है और जब अपनी माँ को देखती है तो उसकी नज़रें झुकी हुई होती हैं, वो माँ की तरफ निगाहें उठाकर भी नहीं देख पाती। दोस्तों, जब कोर्ट के अंदर वो सामने कटघरे में खड़ी होती है तो जज साहब उससे पूछने लगते हैं कि तुमने अपनी माँ के साथ ऐसा क्यों किया। तो यहाँ पर प्रीति जो जवाब देती है उसे सुनकर हर कोई व्यक्ति सन्न होता है। प्रीति वो एक बिल्डर के साथ मिल गई थी और बिल्डर के साथ ही वो कामकाज करने लगती है, लेकिन प्रीति का जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो बहुत ही ज़्यादा खराब होता है। इस वजह से उसने सारे पेपर अपनी माँ के नाम से बना दिए और खुद ने फर्जी साइन कर दिए और फर्जी साइन करने के बाद इस मामले को आगे बढ़ा दिए। बहुत सारे पैसे इसमें उसने खा लिए, लेकिन जब यहाँ पर इस मामले का खुलासा होता है तो जो यहाँ पर अधिवक्ता होती हैं रमा देवी, उनको फंसा दिया जाता है और वो जेल के अंदर चली जाती हैं। फिर यहाँ पर जज साहब उससे पूछने लगते हैं कि ठीक है, तुमने अपनी माँ को फंसा तो दिया, उसके बाद ना तो तुमने कभी अपनी माँ की अपील लगाई, ना ही तुम उससे कभी जेल में मिलने के लिए गई और तुमने कभी यहाँ पर रहकर उसका इंतजार किया। दोस्तों, यहाँ पर प्रीति की आंखों में आंसू होते हैं और वो कुछ भी नहीं कह पाती। यहाँ पर सभी लोग समझ जाते हैं कि प्रीति की जो भावना थी वो कितनी गलत थी। दोस्तों, जो जस्टिस हैं राजेश अग्रवाल जी, वो रमा देवी को बाइज्जत बरी करते हैं। बरी तो वो पहले भी हो चुकी थी, लेकिन उनके ऊपर जो कलंक लगा हुआ था उस कलंक को मिटा देते हैं कि इन्होंने ऐसा किया है और उसके बाद जो उनका वकील का जो पट्टा होता है वो भी उन्हें वापस दे दिया जाता है। दोबारा से वो अब एक वकील के रूप में होती हैं। दोस्तों, अब यहाँ पर जैसे ही रमा देवी बाहर निकलती हैं तो यहाँ पर पत्रकारों की भीड़ लग जाती है। अखबार की हेडलाइन में यही छप रहा होता है कि एक भिखारिन के सामने जज साहब हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं। दोस्तों, चारों तरफ हेडलाइन बनी होती हैं और जब यहाँ पर रमा देवी बाहर निकलती हैं तो इनकी ही पड़ोस में रहने वाली ये बरगना मोहल्ला में अपने घर में रहा करती थी। आज उस मोहल्ले में जो इनकी बिल्डिंग थी, घर की जो ज़मीन थी, उस पर एक बहुत बड़ी बिल्डिंग बनी हुई है और यहाँ पर माया देवी रहती हैं जो बचपन से ही इन्हें जानती थी। माया देवी भी आज यहाँ पर यही कहती हैं कि हम लोग तो ये समझ रहे थे कि रमा देवी मर चुकी है, लेकिन रमा देवी जिंदी है। आज बहुत अच्छी बात है। कोर्ट में यहाँ पर जो लड़की प्रीति होती है उस पर 25 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया जाता है और वो रकम रमा देवी को देने के लिए कहा जाता है कि रमा देवी को ये रकम दी जाए और उसके बाद रमा देवी का जो मान सम्मान है उसे वापस मिले। दोस्तों, जो वकील, जो लोग अब तक ये सोच रहे थे कि ये बेकारिन है और जब उन्हें यहाँ पर रमा देवी की असलियत के बारे में पता चलता है तो सभी लोग खड़े होकर रमा देवी को सलूट करने लगते हैं। दोस्तों, पत्रकार भी यहाँ पर रमा देवी से कई तरह के सवाल भी पूछते हैं। वो कहते हैं कि क्या तुम अपनी बेटी को माफ़ करोगी? तो यहाँ पर रमा देवी यही कहती हैं कि मुझे माफ़ करने की क्या ज़रूरत है, कोर्ट ने सारा फैसला तो दे दिया है, अब कोर्ट जो करेगा वो करेगा। मैंने अपनी बेटी के साथ में पहले भी गलत नहीं किया, आज भी गलत नहीं किया, मुझे तो बस न्याय चाहिए था, मुझे न्याय आज मिल गया है। मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ राजेश अग्रवाल जी का, जिन्होंने इतना अच्छा न्याय मुझे इतने दिनों के बाद दिलाया। 2006 का ये मामला होता है और 2018 में जाकर यहाँ पर रमा देवी को ये न्याय मिलता है। तो दोस्तों, कई बार ऐसी चूक हो जाती है, जो दोषी होता है वो बच जाता है और निर्दोष लोग यहाँ पर फंस जाते हैं। ऐसे एक नहीं, बहुत सारे मामले देखने को मिलते हैं जिनमें यहाँ पर दोषी जो होते हैं वो तो आज़ाद घूम रहे होते हैं और निर्दोष जेल के अंदर सजा काट रहे होते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर आप लोग क्या कहना चाहते हैं, इस छोटी सी कहानी के बारे में आपकी क्या राय है? आप जो भी कहना चाहते हैं एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए मोड के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें। दोस्तों, जिन साथियों ने हमारे पिछले वीडियोज पर कमेंट किए थे उनका नाम हम यहाँ पर बारी बारी से लेने वाले हैं। जो सबसे पहला कमेंट आता है वो चंदन पीके यादव का आता है। वो लिखते हैं, नाइस वीडियो, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मोनू जैन जी, नाइस वीडियो सर, आपका भी दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। राजेंद्र पनवार जी, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। चंदन पीके यादव जी, वाह
वाह क्या बात है, आपका भी दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। राजू जी लिखते हैं, अगर ऐसे ही लगन मेहनत हर इंसान में हो तो भारत भविष्य में गुरु बन जाएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शंकर स्वामी जी, आपकी कहानी बहुत ही अच्छी लगती है, बहुत बहुत धन्यवाद। दिनेश जाकिर जी, वेरी नाइस स्टोरी, आपका भी दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। किशन कुमार, बहुत सुंदर कहानी है, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। सुंदर डीईओ, राम राम भाई जी, वेरी गुड स्टोरी, आई लाइक योर स्टोरी, आई एम सूरज फ्रॉम फिजी, गॉड ब्लेस यू, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। संतोष ओझा जी लिखते हैं, बहुत सुंदर भैया जी, वेरी गुड मॉर्निंग, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग इसी तरह से हमारे साथ बने रहें, इसी तरह से आप लोग हमें कमेंट करते रहें। अगला जो कमेंट आता है वो रणधीर चौहान जी का आता है, वो लिखते हैं वेरी नाइस, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। कुमार केसी जी, जय शंभू जय भोलेनाथ, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। मोनू जैन जी, वेरी नाइस, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोग इसी तरह से हमारे साथ में कमेंट करते रहें। सुरेश पासान जी हमें एक बहुत अच्छा सिंबल भेजते हैं, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।